हेलो एवरीवन, दीप क्लासेज की ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, हमारे पिछली क्लास में वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज में हम ज्वालामुखी के बारे में चर्चा कर रहे थे, जो कि कल ज्वालामुखी का जो टॉपिक था वो पूरा हो गया था। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है भूकंप। ठीक है, अर्थक्वेक, भूकंप, अर्थक्वेक। ठीक है, अर्थक्वेक। देखिए, सबसे पहले हम इसकी भूकंप की परिभाषा जानेंगे। भूकंप की परिभाषा, इसका उद्गम केंद्र, ठीक है, और फिर इसके भूकंप की उत्पत्ति के कारण कौन कौन से हैं, उन कारणों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले भूकंप की डेफिनेशन देखिए। भूकंप क्या है? भूकंप धरातल की सतह पर या भूपृष्ठ पर होने वाले कंपन को, भूपृष्ठ पर होने वाला कंपन, होने वाला कंपन क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। ठीक है, भूपृष्ठ पर होने वाला कंपन, भूपृष्ठ पर होने वाला कंपन भूकंप कहलाता है। ठीक है, भूकंप जो भूगर्भिक शक्तियों के परिणाम स्वरूप क्या होता है, धरातल के किसी भी भाग में उत्पन्न होने वाला एक आकस्मिक कंपन है। ठीक है, धरातल के किसी भी भाग में भूगर्भिक शक्तियों के कारण, जैसे कि हमने देखा कि जो ज्वालामुखी उद्गार था, ज्वालामुखी उद्गार के परिणाम स्वरूप धरातल के कमज़ोर भाग पर क्या होता है, जब उसका उद्गार होता है तो उद्गार से जो कंपन उत्पन्न होता है तो उससे भी क्या होता है, भूकंप आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से भूगर्भिक शक्तियों के परिणाम स्वरूप धरातल के किसी भी भाग में उत्पन्न होने वाला आकस्मिक कंपन भूकंप कहलाता है। यह एक ऐसी भूगर्भिक प्रक्रिया है जो क्या है, कुछ सेकंड तक ही सक्रिय रह करके क्या कर देती है, भू सतह पर अचानक अभूतपूर्व परिवर्तन लाने में समर्थ होता है। कौन है? भूकंप। ठीक है, भूकंप भूगर्भ में जहाँ पर उत्पन्न होता है, ठीक है, भूगर्भ में जहाँ पर उत्पन्न होता है उस बिंदु को भूकंप मूल या फिर फोकस, उद्गम केंद्र कहा जाता है। देखिए, जैसे कि देखिए मित्रों, यहाँ पर जैसे कि भूकंप का उत्पत्ति स्थान ये है। ठीक है, यहाँ से भूकंप की जो उत्पत्ति होती है, जिस स्थान से भूकंप की उत्पत्ति होती है वह है भूकंप मूल, या फिर इसे हम कह सकते हैं फोकस। ठीक है, भूकंप मूल या भूकंप केंद्र, भूकंप केंद्र। ठीक है, भूकंप केंद्र या भूकंप मूल या फिर फोकस, जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है, भूकंप का उद्गम स्थान। ठीक है, जो भूगर्भ में जहाँ पर भूकंप उत्पन्न होता है उस बिंदु को क्या कहा जाता है, भूकंप मूल या भूकंप केंद्र या फिर फोकस कहा जाता है। ठीक है, उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर जो भूतल पर स्थित वह स्थान जहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, भूकंप का प्रभाव पड़ता है, या भूकंप जिस स्थान पर सबसे पहले भूकंप का प्रभाव अपना प्रभाव डालता है उसे क्या कहा जाता है, अधिकेंद्र। ठीक है, अधिकेंद्र कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले भूकंप का प्रभाव कहाँ पर पड़ता है, धरातल की इस ऊपरी सतह पर, जिस स्थान पर भूकंप का सबसे पहले प्रभाव पड़ता है। ठीक है,
वह स्थान क्या कहलाता है? अधिकेंद्र। अधिकेंद्र कहलाता है, ठीक है, अधिकेंद्र कहलाता है। भूकंप की उत्पत्ति वाला स्थान फोकस या भूकंप मूल तथा जहाँ पर सबसे पहले भूकंप की जो ये कंपन है उसको सबसे पहले जिस स्थान पर महसूस किया जाता है या सबसे पहले भूकंपीय प्रभाव जहाँ पर डालता है, ठीक है, वह क्या कहलाता है? भूकंप अधिकेंद्र, ठीक है, अधिकेंद्र या फिर एपिसेंटर, ठीक है, एपिसेंटर जो कि क्या है? भूकंप मूल के ठीक ऊपर समकोण पर स्थित है, ठीक है, समकोण पर स्थित होता है। भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव अधिकेंद्र के समीप या फिर उस केंद्र पर ही होता है, ठीक है। अधिकेंद्र से जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है भूकंपीय तीव्रता की भी क्या होती है? धीरे धीरे घटती जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से जब यह तरंगें भूकंप की इस प्रकार से पहुंचती है चारों तरफ, ठीक है, तो सबसे पहले कहाँ पर पहुंच रही है? यहाँ पर, और जैसे जैसे इनकी क्या है? दूरी बढ़ती जाती है, ठीक है, तो वहाँ पर अभी इनकी दूरी बढ़ती जाती है तो भूकंप की तीव्रता भी उन स्थानों पर धीरे धीरे क्या होती जाती है? घटती चली जाती है, ठीक है, भूकंप की तीव्रता वहाँ पर कम होती जाती है। अब भूकंप की तीव्रता तथा इससे होने वाली जो हानि होती है वो सर्वाधिक कहाँ पर होती है? अधिकेंद्र पर होती है, ठीक है, इस स्थान पर सबसे अधिक होती है, अधिकेंद्र पर, ठीक है, तथा इससे दूर जाने पर हानि भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जाहिर सी बात है कि जब सबसे भूकंप केंद्र के सबसे पास वाले स्थान पर क्या होगा? कंपन अधिक होगा तो वहाँ पर हानि भी अधिक होने की संभावना होगी। और जैसे जैसे भूकंप मूल से दूरी पर ये कंपन होता है तो वह इस कंपन में भी कमी होती जाती है और वहाँ पर हानि भी कम होने की संभावना होती है, ठीक है। तो समान भूकंप तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा होती है, जैसे कि एक समान भूकंप की जो तीव्रता मापी जाती है, समान भूकंप तीव्रता मापने का यंत्र, ठीक है, यस, भूकंप तीव्रता मापने वाली रेखा, ठीक है, वाली रेखा क्या कहलाती है? समभूकंप रेखा, समभूकंप रेखा कहलाती है, ठीक है। मतलब जो स्थान जहाँ पर भूकंप की तीव्रता लगभग एक समान पाई जाती है उन समान भूकंप की तीव्रता को मिलाने वाली जो रेखा होती है या मापने तीव्रता को मापने या मिलाने वाली, ठीक है, तीव्रता को मिलाने वाली, ठीक है, मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? समभूकंप रेखा कहलाती है, ठीक है, आइसोसिस्मल लाइन कहलाती है। एक समय पर पहुंचने वाली तरंगों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? सहभूकंप रेखा, ठीक है, होमोसिस्मल लाइन कहलाती है, ठीक है। एक समान भूकंप तीव्रता को मिलाने वाली रेखा तो समभूकंप रेखा कहलाती है, ठीक है। और एक समय पर जो भूकंप की तरंगें पहुंचती है उन एक समय पर भूकंपीय तरंगों को पहुंचाने वाली रेखा को, भूकंप तरंगों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? सहभूकंप रेखा कहा जाता है, ठीक है। अब देखते हैं इसका उत्पत्ति केंद्र, एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ, जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है वहाँ इसको किस नाम से जाना जाता है? भूकंप मूल या फोकस के नाम से। और इसके समीपस्थ जो समकोणिक स्थिति पर है वह स्थान अधिकेंद्र या फिर एपिसेंटर कहलाता है, ठीक है। और इसे ही अवकेंद्र भी कहा जाता है,
अवकेंद्र या हाइपोसेंटर। ठीक है। और भूकंप का जो एंटीपोडल पॉइंट है, ठीक है, प्रतिध्रुवस्थ पॉइंट, जो विपरीत बिंदु है वो क्या कहलाता है? ये है प्रतिध्रुवस्थ बिंदु। प्रतिध्रुवस्थ बिंदु। ठीक है। भूकंप मूल के जो विपरीत स्थान है, विपरीत बिंदु, वो क्या कहलाता है? प्रतिध्रुवस्थ बिंदु, एंटीपोडल पॉइंट। ठीक है। पोडल पॉइंट। ठीक है। प्रतिध्रुवस्थ बिंदु कहलाता है। आगे है मित्रों, देखिए आगे मित्रों, भूकंप की जो उत्पत्ति के कारण हैं वो कौन कौन से हैं? एक एक करके उनके बारे में देखते हैं। भूकंप की उत्पत्ति के कारण। भूकंप उत्पत्ति के कारण। ठीक है। देखिए कौन कौन से कारण हैं। हम इन प्रमुख कारणों को देखते हैं, कौन कौन से कारण हैं, या फिर इसके सिद्धांत कौन कौन से हैं। उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला भूपटल का जो संकुचन सिद्धांत है। ठीक है। भूपटल का संकुचन सिद्धांत। ठीक है। इन कारणों की व्याख्या करने वाला सबसे पहला सिद्धांत है भूपटल का संकुचन सिद्धांत। ठीक है। देखिए मित्रों, पृथ्वी के जो तापमान में निरंतर विकिरण की क्रिया के परिणाम स्वरूप तापमान में जो कमी हो रही है, जिससे भूतल क्या हो रहा है? ठंडा होने से सिकुड़ रहा है। ठीक है। जब यह क्रिया शीघ्र व तीव्रता से होती है तो भूकंप उत्पन्न होते हैं। ठीक है। पहला सिद्धांतिक कारण, भूकंप की उत्पत्ति का जो कारण बताने वाला सिद्धांत है, पहला भूपटल का संकुचन सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार यह माना जाता है कि पृथ्वी के तापक्रम में निरंतर क्या हो रहा है? विकिरण की क्रिया के परिणाम स्वरूप तापमान का ह्रास हो रहा है या तापमान में कमी हो रही है, जिससे भूपटल ठंडा होने के कारण क्या हो रहा है? सिकुड़ रहा है। ठीक है। तथा जब यह क्रिया शीघ्र या तेजी से होती है, ठीक है, तो भूकंप क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं। किसके अनुसार माना जा रहा है ये? भूकंप के संकोचन सिद्धांत के अनुरूप ऐसा माना जाता है। ठीक है। अब इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो डाना ब्यूमांट इस सिद्धांत के प्रतिपादक डाना ब्यूमांट। ठीक है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक थे डाना ब्यूमांट और जेफरीज। ठीक है। ये तीनों क्या थे? इस भूपटल के संकोचन सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक थे। इनके अनुसार यह माना जाता है कि धरातल प्रारंभ में क्या है? तापक्रम इनका निरंतर घटने की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या होता है? भूपटल धीरे धीरे ठंडा होकर के सिकुड़ रहा है, जिसके कारण से क्या हो रहा है? भूकंप उत्पन्न होते हैं। यह इस सिद्धांत के अनुसार इनका मानना है। अगला सिद्धांत है समस्थिति सिद्धांत या भूसंतुलन। समस्थिति या फिर भूसंतुलन सिद्धांत।
ठीक। समस्थिति सिद्धांत या फिर भू संतुलन के अनुसार, इसके अनुसार माना गया है कि भूपटल की जो विविध भू आकार हैं, भूपटल के विविध भू आकारों, जिस प्रकार से पर्वत है, पठार है, मैदान है, महासागरीय गर्त है, इनमें संतुलन बना रहता है। भूपटल के विविध भू आकारों में क्या होता है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान और महासागरीय गर्त है, इनमें संतुलन बना रहता है। जब कभी अपरदनकारी क्रिया होती है या अपरदनकारी क्रिया के द्वारा निक्षेपित मलबे से जब समुद्र का भार अधिक हो जाता है तो क्या हो जाता है, संतुलन व्यवस्था में क्या हो जाता है, परिवर्तन आ जाता है। अर्थात जो संतुलन व्यवस्था है उसमें अचानक परिवर्तन होने से या फिर असंतुलन होने से क्या हो जाता है, भूकंप आ जाता है। ठीक है, किसके अनुसार, भू संतुलन सिद्धांत या समस्थिति के अनुसार, समस्थिति समायोजन के अनुरूप ऐसा माना जाता है कि धरातल पर विभिन्न प्रकार की जो उच्चावच हैं, पर्वत, पठार, मैदान और महासागरीय गर्त, इनमें संतुलन बना रहता है। लेकिन जब कभी अपरदन की क्रिया के परिणाम स्वरूप महासागरों में निक्षेपित मलबे से क्या हो जाता है, उसका समुद्री क्षेत्र का भार अधिक हो जाता है तो संतुलन व्यवस्था में क्या हो जाती है, अचानक से परिवर्तन होकर के असंतुलन होने से क्या हो जाता है, भूकंप आ जाता है। ठीक है, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में भूकंप प्राय इसी कारण आते हैं। ऐसा माना जाता है कि हिमालय पर्वतीय जो क्षेत्र है भारत में, वहाँ पर उस जो भूकंप आते हैं वो प्राय इसी कारण से आते हैं। ठीक है, अगला है प्रत्यास्थ पुनस्चलन सिद्धांत। प्रत्यास्थ पुनस्चलन सिद्धांत, जो कि किसके द्वारा दिया गया था, प्रतिपादित किया गया था, एच.एफ. रीड के द्वारा। प्रत्यास्थ पुनस्चलन सिद्धांत इसे प्रतिक्षेप सिद्धांत भी कहा जाता है, इसे प्रतिक्षेप सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वो कौन थे, प्रतिपादक कौन थे, एच.एफ. रीड। इस सिद्धांत के प्रतिपादक एच.एफ. रीड। ठीक है, एच.एफ. रीड थे। इनके अनुरूप इस सिद्धांत के अनुसार माना जाता है कि भूगर्भ की जो सेलें हैं वह रबड़ की भांति क्या है, लचीली होती है। ठीक है, प्रत्यास्थ पुनस्चलन सिद्धांत के अनुरूप यह ऐसा माना जाता है कि भूगर्भ की सेलें क्या है, रबड़ की भांति लचीली होती है। जब किसी स्थान पर या जब किसी स्थान की सेलों पर तनाव बढ़ता है तो वह तनाव क्या करता है, तनाव या अचानक खिंचाव के कारण से ये क्या हो जाती है, सेलें मुड़ जाती है। परंतु तनाव अधिक होने पर सेलें क्या हो जाती है, टूट जाती है। इस टूटन या भ्रंशन की क्रिया से चट्टान का तनाव क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है और चट्टान के दोनों खंड क्या हो जाते हैं, अपने मूल स्थान पर आने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जिसके कारण भी क्या होता है, भूकंप की उत्पत्ति होती है। ठीक है, वापस रिपीट कर देता हूँ, प्रत्यास्थ पुनस्चलन सिद्धांत जिसे प्रतिक्षेप सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी जिसे कि किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, एच.एफ. रीड के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इनके अनुसार भूगर्भ की सेलें रबड़ की भांति लचीली होती है। जब किसी स्थान की सेलों पर तनाव बढ़ता है तो वे तनाव अथवा खिंचाव के कारण क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। लेकिन तनाव अधिक होने पर वो सेलें क्या हो जाती है, टूट जाती है। ठीक है, इन सेलों के टूटने या भ्रंशन की क्रिया से चट्टान का जो तनाव होता है वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और तनाव समाप्त होने पर चट्टानें क्या हो जाती है, चट्टानों के दोनों खंड अपने मूल स्थान पर वापस आने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण से क्या होती है, भूकंप की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अगला कारण है वलन या भ्रंशन। वलन या भ्रंशन। ठीक है, जब भूगर्भिक शक्तियों में तनाव या संपीड़न के कारण से चट्टानों या सेलों में क्या हो जाती है, चटकन या दरारें या फिर मोड़ पड़ जाते हैं, तब क्या हो जाता है, भ्रंशन या वलन उत्पन्न होते हैं, जिन क्रियाओं के दौरान भी क्या होते हैं, भूकंप आते हैं। ठीक है,
अगला है नेक्स्ट कारण ज्वालामुखी क्रिया। ज्वालामुखी क्रिया। देखिए मित्रों, ज्वालामुखी उद्गार के समय मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि ज्वालामुखी जब उद्गार होता है, ज्वालामुखी का उद्गार होता है, जैसे कि प्लेटों का अभिसरण होता है, तो एक प्लेट दूसरी प्लेट की ओर गति करती है और प्लेटों के अभिसरण के कारण से कमज़ोर प्लेट को भारी प्लेट क्या कर देती है, ऊपर उठा देती है और भारी प्लेट नीचे धंस जाती है। ठीक है, जब अधिक घनत्व वाली भारी प्लेट कमज़ोर प्लेट के नीचे धंस जाती है तो वह नीचे अत्यधिक तापमान के कारण क्या हो जाती है, मैग्मा के रूप में परिवर्तित हो जाती है और बेनी ऑफ जोन का निर्माण करती है। और वहाँ से बेनी ऑफ जोन से फिर मैग्मा क्या होता है, धरातल की जो कमज़ोर सतह है या कम घनत्व वाली सतह है उसको तोड़ करके धरातल पर ऊपर लावा के रूप में धरातल पर आ जाती है। ठीक है, तो उसके कारण से जब चट्टानों में कंपन होता है तो उससे भी भूकंप आते हैं। ठीक है, तो ज्वालामुखी उद्गार के समय भी क्या होता है, तीव्र और वेगवती गैसें क्या होती है, पृथ्वी के आंतरिक भाग से बाहरी भाग में प्रकट होने के लिए क्या करती है, तेज गति से धक्का लगाती है, जिसके कारण से भूपटल पर कंपन पैदा होता है। ठीक है, जिस प्रकार से एग्जाम्पल माउंट एटना है, क्राकाटोवा है, वेसुवियस ज्वालामुखी है, ये सब क्या हैं, विस्फोट के समय एक विनाशकारी भूकंप जैसी गतिविधियां भी क्या करते हैं, संचालित कर देते हैं। अर्थात जब ये इन ज्वालामुखी का उद्गार होता है या उद्गार हुआ है उस समय भी क्या थे, विनाशकारी भूकंप आए थे। ठीक है, अगला है जलीय भार। नेक्स्ट कारण जलीय भार। ठीक है, देखिए आपको पता होगा कि धरातल पर जिस स्थान पर बड़े बड़े बांध बने हुए हैं उन बड़े बड़े बांधों के निर्माण के फलस्वरूप धरातल पर भार अत्यधिक मात्रा में क्या हो जाता है, धरातल पर जल का भंडारण एक स्थान पर होता है। ठीक है, जब जल का भंडारण एक स्थान पर होने से जल भंडार की तली के नीचे का जो भाग है वह क्या है, नीचे के भाग में दबाव पड़ता है। ठीक है, और दबाव पड़ने पर क्या होता है, सेलों में दबाव पड़ने पर वहाँ पर भूकंप आने लगते हैं। ठीक है, जलीय भार उस स्थान का बढ़ जाने पर वहाँ पर क्या होता है, सेलों में परिवर्तन आता है और भूकंप आने लगता है। ठीक है, दिसंबर 1967 में अगर बात करें, महाराष्ट्र के कोयना जो बांध था वहाँ पर कोयना भूकंप आने का कारण क्या था, यही था। ठीक है, दिसंबर 1967 में जो कोयना भूकंप आया था महाराष्ट्र में। ठीक है, कोयना भूकंप महाराष्ट्र में जो किस पर आया था, कोयना बांध के कारण ही। ये भूकंप आने का कारण क्या था, वहाँ पर जो कोयना बांध बना हुआ था, कोयना बांध में जल भराव के कारण से वहाँ पर दिसंबर 1967 में जल भार के कारण से कोयना भूकंप आया था। ठीक है, इसके बाद में है कृत्रिम भूकंप या फिर मानवीय कारण। कृत्रिम भूकंप या फिर मानवीय कारण। मानवीय कारण। ठीक है, देखिए मित्रों, मानवीय कारणों में ये कृत्रिम भूकंप में जैसे कि मनुष्य के द्वारा क्या किया जाता है, जब आणविक विस्फोट, ठीक है, कई प्रकार के परमाणुविक अनुसंधान या आणविक विस्फोट, खनन क्षेत्रों में विस्फोट, जब गहरे छिद्र किए जाते हैं तो उस समय, और कारखानों में भारी मशीनों के चलने से भी धरातल पर क्या होता है, कंपन होने लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो कंपन होता है वो क्या कहलाता है, कृत्रिम भूकंप या फिर मानव जनित भूकंप कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में आता है प्लेट विवर्तनिकी तथा भूकंप। प्लेट विवर्तनिकी तथा भूकंप। ठीक है, देखिए प्लेट विवर्तनिकी तथा भूकंप में क्या है,
विश्व के जो अधिकांश भूकंप हैं ज्वालामुखी प्लेटों की किनारों पर ही स्थित है। आपको पता होगा कि अधिकांश जो भूकंपीय गतिविधियां होती है वह अधिकांशतः कहाँ पर हो रही है, ज्वालामुखी प्लेटों के किनारे पर ही स्थित है। ठीक है, जैसे कि प्रशांत महासागरीय प्लेट है, उसके किनारों पर क्या है, रिंग ऑफ फायर, अग्निवलय, जो कि ज्वालामुखी उद्गार होता है वहाँ पर, उस स्थान पर सर्वाधिक मात्रा में भूकंप भी आते हैं। ठीक है, परिप्रशांत जो पेटी है, ज्वालामुखी पेटी, वहाँ पर अधिकांश मात्रा में भूकंप भी आते हैं। कम गहरे केंद्र वाले भूकंप लगभग सभी प्लेटों के किनारों पर पाए जाते हैं, लेकिन मध्य महासागरीय कटकों में इनका विशेष केंद्रण मिलता है। ठीक है, एवं मध्यम गहराई जैसे कि लगभग 200 किलोमीटर की गहराई तक भूकंप मुख्य रूप से क्या होते हैं, महासागरीय खाइयों में मिलते हैं, जो कि प्रशांत महासागर के निकट सबसे अधिक पाए जाते हैं। ठीक है, प्रशांत महासागरीय पेटी में सर्वाधिक भूकंपीय गतिविधियां पाई जाती है। ठीक है, मध्यम गहराई वाले भूकंप क्या होते हैं, तनाव अथवा संपीड़न के कारण पैदा होते हैं। ठीक है, तथा अधिक गहराई वाले भूकंप केवल किसके कारण पैदा होते हैं, संपीड़न के कारण, जबकि मध्यम गहराई वाले भूकंप तनाव से या फिर संपीड़न के माध्यम से पैदा होते हैं। ठीक है, प्लेटों के सभी किनारों पर, जैसे कि अभिसारी प्लेट किनारा है, अभिसारी प्लेट किनारों में जो प्लेटें आपस में एक दूसरे की तरफ गति करती है, तब अपसारी जब प्लेटें, दो प्लेटें आपस में एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करती है तब भी, और संरक्षी किनारों में जब प्लेटें आपस में एक दूसरे को रगड़ खा करके, ठीक है, रगड़ खा करके एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करती है, तो उनके किनारे टच होने से भी क्या हो जाती है, भूकंप की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अन्य इनके अलावा कुछ अन्य कारण जैसे कि गैसों का फैलाव है, भूस्खलन है, समुद्र तटीय भागों में भृगुओं के टूटने से या कंदराओं युक्त जो छतों के ढहने के कारण भी क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे भूकंप आने लगते हैं। तो इस प्रकार से ये सभी प्रमुख रूप से भूकंप के प्रमुख कारण माने जाते हैं। ठीक है, आगे मित्रों, भूकंप उत्पत्ति के कारणों के बाद में नेक्स्ट भूकंप की जो तरंगें हैं, भूकंपीय तरंगों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। भूकंप का वर्गीकरण और भूकंपीय तरंगें, इन सब के बारे में हम डिटेल से नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।